सब आरंभ की जाए। राजमाता मूरा पर यह आरोप है कि उन्होंने महारानी नंदिनी के भाई पांडुग्रत की हत्या का अपराध किया है। राजमाता मूरा द्वारा जब यह अपराध किया जा रहा था तब मलाईकेतु जी भी वहां उपस्थित थे। महारानी नंदिनी इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी हैं। महारानी नंदिनी, क्या आपने राजमाता मूरा को अपने भाई पांडुग्रत की हत्या करते हुए प्रत्यक्ष देखा है? महारानी नंदिनी, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आपसे पूछे गए प्रश्न का सही और सटीक उत्तर देकर प्रजा राज्य की कार्यवाही में उनका सहयोग करें। उत्तर दें। जी, मैंने देखा था। क्या यह सत्य है कि इससे पहले राजमाता ने आपके भाई को थप्पड़ मारा था? जी। अब मैं मलाईकेतु जी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा कि पांडुग्रत की हत्या राजमाता ने की है? महाराज, इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्षमा चाहूंगा, किंतु आपसे जो प्रश्न किया जा रहा है आप उसका उत्तर दें। आपको विचार रखने का अवसर दिया जाएगा। जी, ये सत्य है। राजमाता, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करती हैं? हम स्वीकार करते हैं कि हमने पांडुग्रत की हत्या की है। महाराज, अपराधी ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया है, जिससे स्पष्ट है कि पांडुग्रत की हत्या राजमाता ने की है। हमने अपना अपराध पहले से ही स्वीकार कर लिया था, किंतु महाराज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जिस बात से आप अनभिज्ञ हैं। सत्य तो यह है महाराज कि पांडुग्रत विक्षिप्त था ही। वो हमारे महल पे राज करने आया था और मेरे पुत्र की हत्या के उद्देश्य से आया था। इस संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने संतान पर संकट देखने के पश्चात भी उसकी रक्षा नहीं करे? नहीं राजमाता, पांडुग्रत भैया की मानसिक स्थिति अस्वस्थ थी। इस बात की पुष्टि तो स्वयं वैद्य ने भी की थी। यदि ऐसी बात है तो मैं इस सभा में सम्मिलित सभी व्यक्ति को कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसे तो आप पहचानते ही होंगे। ये है बाघनख। ये शस्त्र पांडुव्रत उस वक्त पहना था जब उसने आप पर आक्रमण किया था। सौभाग्य से तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा पुतला था चंद्र। परंतु महाराज, ये भी तो संभव है कि भैया को पहले से ही ज्ञात थी कि वो एक पुतला था, स्वयं चंद्र नहीं, और वो खेलने का प्रयास कर रहे थे। और यदि राजमाता आपको पहले से ही संदेह था कि वो चंद्र पर प्रहार करेंगे, तो फिर आपने उन्हें रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ लिया? आपने उनकी हत्या क्यों की? आपके इस प्रश्न का उत्तर है हमारे पास महारानी नंदिनी। आपको कुछ दिखाना चाहेंगे हम। यह है कुछ टूटे हुए खिलौने जो बिंदुसार के हैं। ये लोहे के तार, ये मिट्टी, इन सब से और भी छोटे छोटे किंतु खतरनाक हथियार बनाए गए हैं, जो कि महाराज एक विक्षिप्त के मानसिक और शारीरिक क्षमता से परे है। ये कार्य एक समझदार और साधारण व्यक्ति ही कर सकता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये भी पांडुव्रत का एक रचा हुआ षड्यंत्र था जो पूर्ण नहीं हो पाया। वैद्य को सभा में बुलाया जाए। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं ही पांडुव्रत का उपचार कर रहा था। उपचार करने के कुछ दिन पश्चात ज्ञात हुआ कि जो औषधि पांडुव्रत को दी जा रही थी उसका वे सेवन कर ही नहीं रहे थे। महाराज, अगर इस प्रकार का रोगी इन औषधियों का सेवन ना करे तो कम से कम दिन में एक बार उसको मानसिक दौरा पड़ना स्वाभाविक है। पांडुव्रत को कभी मानसिक दौरा पड़ा नहीं। इस बात से यह साबित होता है कि पांडुव्रत मनोरोगी नहीं था। इतना ही नहीं महाराज, हमें पांडुव्रत के कक्ष से कुछ पत्र प्राप्त हुए, जिसे पढ़कर आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हमारे महल में प्राणघातक हमले और अशुभ घटनाएं हो रही थी। उसमें भी पांडुव्रत सम्मिलित थे। और ये सिद्ध करने के लिए मलयकेतु आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, जिसका किसी को कोई ज्ञात नहीं।
महाराज, ये सत्य है, पांडुग्रत विषुप नहीं था। वो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। इतना बड़ा विश्वासघात मेरे अपने भाई ने, जिसे चंद्र ने मुझसे भी अधिक प्रेम दिया, उसने मुझसे छल किया, मेरे पूरे परिवार के साथ छल किया। बस महाराज, मुझे मेरे स्पष्टीकरण में बस यही कहना था। अब आपका जो निर्णय है वो दंड मुझे स्वीकार है। जो कुछ भी हुआ उस कारण आपको क्षमा प्रार्थी हूं मां, कि मेरे कारण आपको कितना कुछ सहन करना पड़ा। अब सत्य सबके समक्ष आ गया है, मेरे समक्ष सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं, और इससे केवल ये बात सिद्ध होती है कि पांडुग्रत छल कर इस महल में फिर आया और वो मुझे और मेरे पुत्र को मारने की मंशा रखता था। और मां से इस बात की क्षमा मांगते हुए मैं निर्दोष सिद्ध किया जाता है और इस अपराध से उन्हें मुक्त किया जाता है। माँ, कितनी बड़ी भूल हो गई चंद्र। मैंने माँ को इन सब के लिए दोषी ठहराया, कटु शब्द कहे। आज मेरे भाई के कारण माँ को सबके समक्ष सभा में अपमानित होना पड़ा। मुझे माँ से क्षमा मांग लेनी चाहिए, माँ से क्षमा मांग लेनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैंने बिना किसी साक्ष्य के आप पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। इन सब बातों की अब कोई आवश्यकता नहीं है नंदिनी, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे एकांत चाहिए। मैं आपकी पुत्री हूँ माँ, एक बार मेरी ओर देख तो लीजिए। जब जीवन में मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, तब आपने मुझे पुत्री का स्थान दिया, अपनी ममता दी। मैं वही पुत्री हूँ माँ, एक बार मेरी ओर देख तो लीजिए माँ, मैं विनती करती हूँ, एक बार मेरी ओर देख लीजिए। तुमने ही कहा था ना कि मैं माँ हो ही नहीं सकती। ऐसा मत कहिए माँ, मैं आपकी पुत्री और सदैव आपकी पुत्री ही रहूंगी। मैं आपका क्रोध सहन कर सकती हूँ माँ, परंतु आपकी घृणा नहीं सहन कर सकती मैं। नहीं नंदिनी, मैं होती कौन हूँ तुम्हें इस महल से बाहर निकालने वाली? मगध सम्राट महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हो तुम। तुम्हारा इस महल में रहना उन्हीं का निर्णय होगा। ऐसा मत कहिए माँ, इसमें चंद्र का कोई दोष नहीं। वो मेरे पति और मगध के सम्राट होने से पूर्व आपके पुत्र हैं और आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं माँ। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती नंदिनी। मुझे लगता है तुम मेरी बात ना मानने का प्रण ले लिया है, तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं माँ, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। कहो, क्या सूचना लायक हो? एक शुभ समाचार है आचार्य, आपकी वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। पांडुगर्त मारा गया। और साथ ही साथ नंदवंश विनाश हो गया। अब आप अपनी शिखा बांध सकते हैं। परंतु उसे मारा किसने? राजमाता मूरा ने। पांडुगर्त की मृत्यु के साथ ही नंदवंश का समूल नाश हो चुका था। आचार्य चाणक्य की शपथ पूरी हुई और इसी के साथ चंद्र और चाणक्य के मध्य आई दूरी फिर से मिट गई। चंद्रगुप्त उन्हें मगध लौटा लाया और चाणक्य ने अपनी खुली हुई शिखा फिर से बांधी। महापद्मानंद, अब मेरी ये शिखा तब तक खुली रहेगी जब तक तुम्हारे लहू के छींटे इस पर नहीं पड़ेंगे। और देखते ही देखते चंद्र और नंदिनी के
वो 6 माह भी बीत गए और वो क्षण आया जब चंद्र को बड़ी ही व्याकुलता से नंदिनी के उत्तर की प्रतीक्षा थी और कदाचित एक आशा भी थी कि नंदिनी क्या उसे अपने जीवन साथी का स्थान दे पाने में समर्थ होगी। क्या चंद्र पुनः नंदिनी का विश्वास जीतने में सफल रहा होगा। नंदिनी और चंद्र की मित्रता भी एक कदम और आगे बढ़ी। नंदिनी ने स्वीकार किया कि वो भी चंद्र से प्रेम करने लगी है। दोनों के बीच की दुश्मनी तो कब की मिट चुकी थी। अब उनके संबंध ने मित्रता की सीमा पार कर पति पत्नी के संबंध का रूप ले लिया था। चंद्र और नंदिनी अब एक होकर चंद्र नंदिनी बन चुके थे। कहते हैं जब जीवन में प्रेम और सुख हो तो समय हवा की तरह दौड़ता है। 8 साल और बीत गए। चंद्र और नंदिनी के बीच की दोस्ती बढ़ती गई, पर साल बाद शायद दोनों के जीवन में एक तूफान आने वाला था। आने दो आज उसे। ये भी भला कोई बात हुई? उसने तनिक भी नहीं सोचा जिसके अभ्यास का समय हो रहा है। कहाँ रह गया बिंदुसार? आने दो उसे। आज मैं उसे दंडित करके रहूंगी। कहाँ गए थे बिंदुसार? तुम्हें ज्ञात है ना कि तुम्हारा अभ्यास इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको दंड दूंगी। आपका हाथ आगे कीजिए। हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने आपको सवेरे बात करते हुए सुना था। आप दासी से कह रही थी कि आपको इमली खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं अपनी माँ की एक छोटी सी कामना भी नहीं पूरी कर सकता। महल में इमली नहीं थी ना, इसीलिए बाहर गई। आपको इमलियाँ पसंद है ना पिताश्री? इसीलिए तो इतना विलम्ब हो गया। मेरे लिए आपकी इच्छा से बढ़कर और कुछ नहीं है, अभ्यास भी नहीं। मैं जंगल से आपके लिए ये इमली लाया हूँ। खाकर नहीं देखेंगे? नंदिनी, तुम्हारा ये पुत्र कल से तुम्हारे पास है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ, आप ठीक तो है ना? अरे चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और मगध में आने वाला अतिथि भी। अतिथि? तुम्हारी माँ बनने वाली है, वैद्य जी ने बताया। किंतु मेरी माँ कैसे बन सकती है? वो तो पहले से मेरी माँ है।
अरे मेरे भोले से बिंदुसार, इस महल में तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक छोटा सा बालक आने वाला है और उसे तुम्हारी प्यारी सी मौत जन्म देने वाली है। मेरा छोटा भाई आने वाला है। हाँ, आप सत्य कह रही है ना दादी माँ? सत्य कह रही है। ये बात मैं सबको बताकर आता हूँ। बिंदुसार तनिक संभल के। नंदिनी, तुम अपने आप को संभालो। बिंदुसार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो और ये आने वाले शिशु का भी। आहा, एक शुभ समाचार है, चंद्र जीत कर मगध पहुंच गया है। क्या? बस किसी भी समय यहाँ आता होगा। अरे तुम्हें उसके तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और देखो, तुम नहीं जाओगी उसके पास, वो आएगा तुम्हारे पास। हाँ, आराम करो, आने दो उसे। चलो चलो लेटो। सुनो, मेरी माँ माता बनने वाली है। अब इस महल में मेरा छोटा भाई आने वाला है। अरे मुझे दो, मैं ये मिठाई बांटता हूँ। बड़ी दादी, बड़ी दादी। अरे मेरा राजकुमार मेरे लिए मिठाई लेकर आया। आपको पता है, छोटी माँ माँ बनने वाली है। अब इस महल में मेरा छोटा भाई आने वाला है। मैं अभी जाकर ये बात बड़ी नानी और बड़ी माँ को बता के आता हूँ। अरे सुन तो। क्या नंदिनी माँ बनने वाली है? समझ नहीं आ रहा ये शुभ समाचार है या फिर चिंता का विषय। आज तक नंदिनी का प्रेम, उसका समय केवल बिंदुसार के लिए था। नहीं, शिशु के जन्म के साथ बिंदुसार के लिए नंदिनी का प्रेम कम तो नहीं हो जाएगा। अडोनिस, चलो हमला करो। अडोनिस, तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा है? वो अडोनिस, तुम अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगा रहे हो? अपनी पूरी ताकत लगाओ और उसके बाद हमला करो। चलो। एलेना, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? एडोनिस से ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा माँ? ये मेरा बेटा है और इसे सीखना होगा और बिंदुसार से बेहतर बनना होगा इसे। चलो एडोनिस, हमला करो। बड़ी माँ, बड़ी माँ। अरे बिंदुसार, तुम आ गए? अभी भी मैं एडोनिस से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। मैं उसे बता रही थी कि तुम कितनी अच्छी तलवारबाजी करते हो और कितने बड़े योद्धा भी हो। हाँ, छोटी माँ ने तो सिखाया है। एडोनिस, तुम भी लो। ये लीजिए। आपको पता है, छोटी माँ माँ बनने वाली है। अब इस महल में मेरा छोटा भाई आने वाला है। ये नहीं हो सकता। नंदिनी माँ बनने वाली है? ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका हमें डर था वो आ रहा है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ पुत्र, आज आप बड़ी प्रसन्न लग रही? आपको पता है, छोटी माँ माँ बनने वाली है। क्या? नंदिनी माँ बनने वाली है? नंदिनी! चंद्र! इतने वर्षों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ माँ। ये चंद्र युद्ध से लौटकर मेरी आरती को छोड़कर महल में प्रवेश किया। बेटा किसका है? बिल्कुल अपने पिता सूर्यगुप्त गया है। भूल गई? जब चंद्र तुम्हारी कोख में था और सूर्यगुप्त को ये समाचार मिला, वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया। पर मैंने तो बुरा नहीं माना। अगर बुरा मानती तो तुम्हारी मेरे रिश्ते में जो मिठास है वो कभी नहीं रहता। इसलिए स्वाभाविक है कि चंद्र नंदिनी के पास जाए। देखो मोरा, वो केवल उसकी पत्नी नहीं है, उसका प्यार भी है। लात मारी इसने? अच्छा, हाँ। लात मारी। हाँ। परंतु चंद्र शिशु 4 माह के पश्चात लात मारता है। आपने कैसे महसूस कर लिया? तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे और प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु नंदिनी, मैं ना हमारे पुत्र को लेकर बहुत भयभीत हूँ। कैसा भय चंद्र? देखिए, अभी जब मैं आ रहा था तो मार्ग में मुझे एक ज्योतिषी मिले। उन्होंने कहा कि
मेरे पुत्र को लेकर कुछ चिंता के विषय होंगे हमारे जीवन में। क्या अर्थ है आपका? क्या कहा ज्योतिषी ने? बताइए मुझे। मैं आपको कैसे बताऊं नंदिनी? जैसे आप बाकी बातें बताते हैं वैसे ही बताइए। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र बिल्कुल अपने पिता की भांति होगा। चंद्र, ये तो शुभ सूचना है ना। आपने तो डरा ही दिया था मुझे। अपने पिता की तरह क्यों नहीं होगा? अपने पिता की तरह शूरवीर योद्धा होगा। अपनी प्रजा से, अपने परिवार से उसको प्रेम मिलेगा। एक अच्छा मित्र होगा, एक अच्छा पुत्र, अच्छा पति और एक अच्छा पिता। वो सब तो ठीक है, किंतु अपने पिता की भांति वो भी वानर भांति दिखाई देगा ना नंद। चंद्र, इसी भांति अपनी पत्नी से भी पिटेगा बेटा। तो वानर भांति व्यवहार करेगा और बातें करेगा, पिटेगा ही ना। हाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।